Namaste everyone. Today we are going to study about the valence bond theory. Valence bond theory was given by Hitler and London in 1927 and it was further developed by Pauling and other scientists. Before this theory, the valence bond theory, we have discussed about the VHEPR theory, the Lewis theory, जिनकी कुछ limitations रही हैं. तो ये theory आई फिर valence bond theory, which was basically based on the orbital overlap concept. But before we move to that orbital overlap concept, हम एक energy concept के बारे में पढ़ेंगे. That is, we will consider two molecules, H2 molecule and He2 molecules. हम सब जानते हैं कि H2 molecule बनता है, He2 molecule नहीं exist करता. और इसका रीजन अगर हम प्रीवियस थ्योरीज के अकॉर्डिंग दें, जैसे लुइस थ्योरी ने कहा था कि एलिमेंट्स और द एटम्स दे कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट. और उनकी लिमिटेशंस में, ऑक्टेट रूल के लिमिटेशंस में हमने कहा था कि हाइड्रोजन या उसके जैसे जो छोटे एटम्स हैं दे ट्राई टू कंप्लीट ड्यूप्लेट इंस्टेड ऑफ ऑक्टेट. सो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2 मॉलिक्यूल इसलिए बनाता है बिकॉज हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके फर्स्ट शेल में एंड इट wants to complete its noble gas configuration of helium. It wants to have two electrons in the outermost shell, so it combines with other atom to form H2 molecule. क्योंकि He जो है उसके अंदर पहले ही उसके आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फर्स्ट शेल है एंड उसकी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, सो उसको किसी के साथ भी कंबाइन होने की जरूरत नहीं लगती, तो He2 मॉलिक्यूल नहीं बनता. नाउ इसी मॉलिक्यूल को, H2 मॉलिक्यूल को और He2 मॉलिक्यूल को हम एनर्जी कंसेप्ट वाइज स्टडी करेंगे. सो लेट अस कंसिडर अ मॉलिक्यूल H2. जब H2 मॉलिक्यूल बनेगा तो उसमें क्या होगा, देयर विल बी 2 हाइड्रोजन एटम्स, दे विल बी कंबाइनिंग टू फॉर्म H2 मॉलिक्यूल. ना अगर दोनों H एटम्स कंबाइन होकर H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं तो होगा क्या, अगर हम उसको एनर्जी वाइज कंसिडर करें तो लेट अस कंसिडर कि जो दोनों हाइड्रोजन एटम्स हैं दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. तो जब ये दोनों एटम्स दूर होंगे दे विल ट्राई टू अप्रोच ईच अदर. तो जब ये एटम्स दूर होंगे देयर विल बी नो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम. सिर्फ एक एटम है जिसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा और ये न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो बाइंड है. नाउ अगर ये दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं then there develop new attractive forces and new repulsive forces between these two atoms. जो हाइड्रोजन 1 है और let us say this is हाइड्रोजन 2, तो हाइड्रोजन 1 और हाइड्रोजन 2 जब एक दूसरे को अप्रोच करेंगे तो इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस को रिपेल करेगा और इसका इलेक्ट्रॉन इसके इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं. सिमिलरली क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, इनके बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होंगी. सो बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड दिस न्यूक्लियस ऑफ द अदर एटम देयर विल बी अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड सिमिलरली इस न्यूक्लियस और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में भी क्या डेवलप होंगी, अट्रैक्टिव फोर्सेस. बट between this nucleus and between this electron and electron there will be repulsive forces. So अगर ये दोनों एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो क्या होगा, जो न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस और न्यू रिपल्सिव फोर्सेस इन दोनों के बीच में डेवलप होंगी, उनका नंबर क्या होगा. द न्यू अट्रैक्टिव फोर्सेस दैट विल बी डेवलप्ड आर 2 in number एंड सिमिलरली जो न्यू रिपल्सिव फोर्सेस हैं बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन उनका नंबर भी क्या है, 2 है. बट by studies we find that attractive forces they dominate over repulsive forces. तो अगर attractive और repulsive forces का नंबर बराबर है, attractive forces will dominate and overall attraction will take place between this 2 hydrogen atoms and H2 molecule will be formed. तो ग्राफ अगर हम स्टडी करें, जब दोनों एटम्स बहुत दूर एक दूसरे से हैं तो लेट अस से उनकी जो पोजीशन है, उनका जो डिस्टेंस है वो ये है. As they start coming closer to each other, उनकी एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी एंड इट विल रीच अ पॉइंट वेयर वी विल से कि इन्होंने बॉन्ड बना लिया. क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होगा, जब दो एटम्स एक दूसरे की तरफ अप्रोच करते हैं और अट्रैक्ट होते हैं, दे कम नियर टू ईच अदर, जब उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करते हैं. बट एक टाइम के बाद रिपल्सिव फोर्सेस स्टार्ट डोमिनेटिंग एंड these repulsive forces do not allow these hydrogen atoms to come further closer. अट्रैक्टिव फोर्सेस उनको दूर नहीं जाने दे रही, रिपल्सिव फोर्सेस उनको और पास नहीं आने दे रही. तो हाइड्रोजन जहां पर ये H2 मॉलिक्यूल बनाते हैं वो इसी को हम बोलते हैं द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. तो जब ये एटम्स स्टेबल हो जाएंगे, ये एक दूसरे के
पास आकर रुक जाएंगे, वी से दैट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। अब यही केस हम देखते हैं हीलियम के केस में। सो H2 के केस में तो हमने अट्रैक्टिव फोर्सेस क्योंकि ज्यादा थी तो बॉन्ड बना दिया, बट He2 के केस में क्या होगा, लेट अस सी कि जब He2 मॉलिक्यूल में He और He एक दूसरे को अप्रोच करेंगे, लेट अस से दिस इज He1 एंड दिस इज He2, when these two helium atoms they try to approach each other, ये दो ही हैं, सिर्फ हम दो अलग अलग डायग्राम्स में इसके अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस पढ़ेंगे। तो अगर दोनों हीलियम एटम्स एक दूसरे को अप्रोच करते हैं तो अट्रैक्टिव फोर्सेस जो न्यू डेवलप होगी, दे विल बी हाउ मेनी नंबर, अट्रैक्टिव फोर्सेस टेक प्लेस बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एटम, nucleus of this and electron of other atom. Similarly, this nucleus and this electron and this nucleus and this electron, इन सब में क्या होंगी, attractive forces होंगी. They will be having attractive forces in between them when helium and helium they come closer to each other. But if we talk about the repulsive forces, तो repulsive forces इनमें क्या होंगी, वो एक अलग डायग्राम में हम स्टडी करते हैं. The nucleus of this and nucleus of this will repel each other. Electrons will also repel each other. And since there are two electrons, ये इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इसको भी रिपेल करेगा. सो अगर हम डायग्राम में देखें तो these electrons they are repelling each other, they are repelling each other, these electrons are also repelling, and this nucleus is also repelling, these electrons are also repelling. So overall if we see, then the net new attractive forces come out to be 4, but the new repulsive forces they come out to be 5. So we can say that since repulsive forces are dominating over the attractive forces, the number of repulsive forces is more than that of attractive forces, overall repulsions will take place from the very beginning, और हीलियम एटम एक दूसरे के पास नहीं आएंगे, शुरू से ही उनमें क्या रहेंगी, repulsions, and they will not approach each other to form He2 molecule. Now जब ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन ने अप्रोच करके H2 मॉलिक्यूल बनाया, तो होता क्या है, when two hydrogen atoms approach each other, तो हाइड्रोजन का जो एटम है न्यूक्लियस के अराउंड हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. ऐसे ही दूसरे हाइड्रोजन जो है उसके न्यूक्लियस के अराउंड भी क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. तो होता क्या है, जब दोनों हाइड्रोजन एटम्स मिलकर बॉन्ड बनाते हैं तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल के ऑर्बिटल्स होते हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड बनाते हैं. ये बेसिक जो है प्रिंसिपल है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, दैट इज ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट. नाउ व्हाट इज दिस ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट? ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास दो एटम्स हैं जिन्होंने कोवलेंट बॉन्ड बनाना है, तो उनके जो आउटर मोस्ट शेल है जिनमें वो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं जिनकी शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड बनना है, वो इलेक्ट्रॉन्स डेफिनेटली किसी ऑर्बिटल में होंगे, इधर दे विल बी इन s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल और d ऑर्बिटल. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, इलेक्ट्रॉन्स जिन ऑर्बिटल्स में पड़े हैं, जैसे हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन इज 1s1, इन अदर हाइड्रोजन इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन 1s1. सो जो 1s ऑर्बिटल्स हैं हाइड्रोजन के, नाउ वी आर नॉट ड्रॉइंग दिस एज एन एटम, दिस इज द स्फेरिकल s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा है, जिसने दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयरिंग करनी है और क्या करना है, बॉन्ड बनाना है. सो दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन in which the electrons are present. तो जब भी इनके बीच में बॉन्ड बनेगा, these orbitals will overlap to keep the electrons, the both electrons in the common region. ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ जाएंगे, इस कॉमन रीजन में, और ऐसे इनके बीच में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाएगी बाय द ऑर्बिटल ओवरलैप. और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन क्या हो, वो ऑपोजिट होनी चाहिए, एल्स दे विल रिपेल ईच अदर. ना हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं, देयर आर s ऑर्बिटल्स, देयर आर p ऑर्बिटल्स, देयर आर d ऑर्बिटल्स. अब अगर हम s की बात करें, s की स्फेरिकल शेप होती है, s ऑर्बिटल की स्फेरिकल शेप होती है. p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py, pz. तीनों की टम्बल शेप होती है, बट देयर ओरिएंटेशन इज डिफरेंट. px का जो एक्सिस है हम ऐसे लेते हैं, py का इट इज अलोंग दिस एक्सिस, एंड pz इट इज ओरिएंटेड इन दिस वे. जो s है उसका ओरिएंटेशन pz जैसा है.
तो ये हमने ध्यान रखना है कि जब भी ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी उनका ओरिएंटेशन सेम होना चाहिए। मींस s ऑर्बिटल कैन नेवर ओवरलैप विद px ऑर्बिटल, क्योंकि उनका ओरिएंटेशन सेम नहीं है। सिमिलरली द s ऑर्बिटल कैन नॉट ओवरलैप विद py ऑर्बिटल बिकॉज उनका भी ओरिएंटेशन सेम नहीं है। बट s ऑर्बिटल कैन ओवरलैप विद pz ऑर्बिटल क्योंकि उनका ओरिएंटेशन सेम है। तो जब हम ये ओरिएंटेशन वाइज अगर हम इनका कॉम्बिनेशन स्टडी करें कि ओवरलैपिंग किन ऑर्बिटल्स के बीच में पॉसिबल है, तो हमें क्या पता चलता है दैट s ऑर्बिटल कैन कंबाइन विद अनदर s ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग s और s की हो सकती है, जैसे अभी हमने हाइड्रोजन के केस में देखी, दी s ऑर्बिटल ऑफ वन एटम इज कंबाइनिंग विद दी s ऑर्बिटल ऑफ अनदर एटम। तो s और s की ओवरलैपिंग पॉसिबल है क्योंकि इनका ओरिएंटेशन सेम है। सिमिलरली s और pz की ओरिएंटेशन सेम है, तो इनका भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। दिस इज s एंड s, दे विल कंबाइन। सिमिलरली जो s और pz है दे कैन ऑल्सो कंबाइन एंड pz कैन कंबाइन विद pz बिकॉज इनका भी ओरिएंटेशन क्या है, सेम है। s कैन कंबाइन, s and pz can combine, pz and pz can combine. Similarly, px can combine only with px because दोनों का ओरिएंटेशन क्या है, सेम है। px will combine with px and similarly जो py है it will combine with py because इनका भी ओरिएंटेशन क्या है, it is same like this. ना जब भी ये ओवरलैपिंग होती है, इस तरह की ओवरलैपिंग, इसके केस में हमने क्या देखा, s और s ओवरलैप हुए, इनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उन्होंने ओवरलैपिंग करके ये क्या आ गया, एक कॉमन रीजन दिया हमें। ऐसे ही s और pz जब ओवरलैप हो रहे हैं तो इस तरह की ओवरलैपिंग से हमें कॉमन रीजन मिल रहा है एंड सिमिलरली pz और pz की ओवरलैपिंग से भी हमें ये कॉमन रीजन मिला। अब जब px और px या py और py की ओवरलैपिंग होती है तो px और px की ओवरलैपिंग कैसे होती है, द px इट कंबाइंस विद px लाइक दिस। इनका ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही है, ये दूसरे p के साथ ऐसे ही साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे। जो यहां ओवरलैपिंग हुई है s s के बीच में, s pz के बीच में और pz pz के बीच में, दीज ओवरलैपिंग्स आर कॉल्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग। इन्हें क्या बोलते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। Whereas जब हम px और px देखते हैं या py और py देखते हैं तो इनको ओरिएंटेशन चेंज नहीं होगा, ये एज सच ओवरलैप करेंगे और इसे बोलते हैं साइडवेज ओवरलैपिंग। दिस इज कॉल्ड साइडवेज ओवरलैपिंग। py एंड py विल ऑल्सो अंडरगो साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग। दिस इज कॉल्ड साइडवेज और लेटरल ओवरलैपिंग। Now हेड ऑन ओवरलैपिंग के कारण जितने भी बॉन्ड्स बनते हैं दे आर कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड एंड जब भी साइडवेज या लेटरल ओवरलैपिंग से जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड्स बनेंगे दे विल बी कॉल्ड पाई बॉन्ड। सो सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल बिटवीन s एंड s, s एंड pz, pz एंड pz, whereas px एंड py एंड py में क्या बनेंगे, लेटरल ओवरलैपिंग होगी तो पाई बॉन्ड बनेंगे। So now we have two kinds of bonds, sigma and pi bond. Let us look into the differences between sigma and pi bond. तो जो फर्स्ट डिफरेंस है वो तो यही हो गया कि सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, वो बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग बिटवीन द ऑर्बिटल्स। सो द फर्स्ट पॉइंट इज दैट सिग्मा बॉन्ड इट इज फॉर्म्ड बाय द हेड ऑन ओवरलैपिंग, whereas the pi bond it is formed by the sideways or lateral overlapping of orbitals. The second difference is that both s and p orbitals can form the sigma bond. So if we look into the sigma bond, तो s और pz, तो s ऑर्बिटल्स और p तरह के ऑर्बिटल्स दोनों ही इन्वॉल्व हैं इन सिग्मा बॉन्डिंग, दैट इज s ऑर्बिटल एंड pz ऑर्बिटल। लेकिन अगर हम लेटरल या साइडवेज ओवरलैपिंग दें, वो क्योंकि p ऑर्बिटल्स दैट इज px एंड py में पॉसिबल है, तो ओनली the pi bond is formed by only p orbitals. The third point of difference between sigma and pi bond is that sigma bond is comparatively a stronger bond than the pi bond. Sigma bond is a strong bond, pi bond is a weak bond. अगर हम इसका रीजन देखें तो सिग्मा बॉन्ड में क्योंकि हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है तो जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो थोड़ा सा ज्यादा होता है। ये जो कॉमन रीजन है यहाँ पर एक्सटेंट जो है ओवरलैपिंग का, शेयरिंग का, वो ज्यादा है, जिसके कारण से एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है। बट इन केस ऑफ पाई बॉन्ड सिंस देयर इज साइडवेज ओवरलैपिंग, तो जो ओवरलैपिंग है उसका एक्सटेंट, उसका जो रीजन ऑफ शेयरिंग है वो बहुत ज्यादा नहीं होता, जिस वजह से इट इज अ वीक बॉन्ड। The fourth difference between sigma and pi bond is that there is a common one region
इन सिग्मा बॉन्ड, whereas there are common 2 regions in the pi bond. तो अगर हम यहाँ पर दें, दिस इज द कॉमन रीजन, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो मर्ज होकर इस तरह का पिक्चर देता है। लेकिन जो पाई बॉन्ड्स है इसमें यहां पर भी और यहां पर भी 2 साइड या 2 रीजन्स आफ्टर ओवरलैपिंग जो है हमें 2 कॉमन रीजन्स मिलते हैं। तो सिमिलरली दिस इज एंड दिस इज, यहां पर 2 तरफ से ओवरलैपिंग हो रही है। सो दैट इज द डिफरेंस, फोर्थ डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। The fifth difference is very important, that free rotation is possible around sigma bond, whereas free rotation is not possible around pi bond. अब इसका मतलब क्या है? Let us say हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स हैं एंड इनके बीच में, दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज pz ऑर्बिटल, और इनके बीच में हेड ऑन ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना। तो अगर हम एक ऑर्बिटल को स्टिल रख के दूसरे को रोटेट करें, कीपिंग द वन ऑर्बिटल स्टिल, अगर हम दूसरा ऑर्बिटल बॉन्ड को अगर हम रोटेट करने की कोशिश करें तो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। द फ्री रोटेशन इज पॉसिबल इन सिग्मा बॉन्ड बिकॉज हेड ऑन ओवरलैपिंग हुई है। बट यही अगर हमारी लेटरल ओवरलैपिंग होती, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती, तो अगर 2 ऑर्बिटल्स जो कि सेम होंगे, तो अगर उनके बीच में लेटरल ओवरलैपिंग होगी और एक को आप फिक्स रख के दूसरे को घुमाओ तो बॉन्ड टूट जाएगा। फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। सो व्हेनेवर देयर इज लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग, तो एक को फिक्स रख के आप दूसरे को मूव नहीं कर सकते, बॉन्ड टूट जाएगा। बट इन केस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिंस इट इज हेड ऑन ओवरलैपिंग, एक को अगर आप फिक्स रखो और दूसरे को आप रोटेट करो तो फ्री रोटेशन इज पॉसिबल। सो द फिफ्थ पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज दैट फ्री रोटेशन इज पॉसिबल अराउंड सिग्मा बॉन्ड बट फ्री रोटेशन इज नॉट पॉसिबल अराउंड पाई बॉन्ड। अब ये सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के डिफरेंसेस हमने पढ़े। नाउ विल मूव टू अनदर टॉपिक, दैट इज हाइब्रिडाइजेशन। Now what is hybridization? इसको समझने से पहले let us consider a molecule BeCl2. अब ये जो BeCl2 molecule है, it is formed of one Be atom and 2 chlorine atoms. अगर हम Be जो कि यहाँ पर सेंट्रल एटम का काम कर रहा है, अगर उसकी हम कॉन्फ़िगरेशन देखें, since it is having an atomic number of 4, it is having configuration of 1s2 2s2. तो Be के जो 2s ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। We are going to draw only the outermost shell. तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p क्या होगा सब शेल, दैट इज एम्प्टी, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो Be की जो कॉन्फ़िगरेशन हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं और अब Be के साथ 2 क्लोरीन ने आकर बॉन्ड बनाना है। अब जब हमने VSEPR थ्योरी करी थी तो हमने BeCl2 का ये स्ट्रक्चर बनाया था। चाहे हमने VSEPR थ्योरी की बात करी या लुईस डॉट स्ट्रक्चर की, तो हमने कहा Be के अराउंड 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन है, इट कम्स विद 7 इलेक्ट्रॉन्स, इनकी ओवरलैपिंग हुई तो क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा हुआ। और हमने जब ऑक्टेट रूल की लिमिटेशंस करी थी, BeCl2 वाज वन ऑफ देम, कि इसका जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। बट Be के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को अलग अलग रख के हमने क्लोरीन के साथ इसकी ओवरलैपिंग दिखा के क्लोरीन का ऑक्टेट पूरा किया। सो दिस वाज हाउ द BeCl2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड। बट यहाँ क्या प्रॉब्लम है कि 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब Be के दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स पेयर में हैं, तो हाउ कैन दे ओवरलैप और शेयर द इलेक्ट्रॉन्स विद क्लोरीन एटम्स? अगर क्लोरीन एटम और Be की ओवरलैपिंग होनी है तो Be के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पेयर्ड नहीं होने चाहिए। सो व्हेन Be विल कंबाइन विद क्लोरीन, बिफोर कंबाइनिंग विद क्लोरीन इट हैज टू डू वन वर्क। उसको क्या करना है, Be अपने जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अनपेयर करेगा एंड एक इलेक्ट्रॉन को इस p ऑर्बिटल में भेज देगा। Be विल अनपेयर और ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, p ऑर्बिटल में जो खाली पड़ा था, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ Be एटम एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा किसका, क्लोरीन एटम का, वही आपस में ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो Be ने तो इलेक्ट्रॉन को p ऑर्बिटल में भेजकर अनपेयर होकर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए जो है वो रास्ता बना दिया। अब क्लोरीन जो है, 2 क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p5, मींस ये जो p ऑर्बिटल्स में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है विच इज अनपेयर्ड, दिस विल कम एंड कंबाइन विद दिस इलेक्ट्रॉन। और जो दूसरा क्लोरीन है उसके पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन ये p ऑर्बिटल में 1 2 3 4 5 एंड दिस इज द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच कैन कंबाइन विद अनदर इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म बॉन्ड। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहां अब एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या, कि जो ये इलेक्ट्रॉन है इट इज इन s ऑर्बिटल और ये जो p ऑर्बिटल है उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जब 2 क्लोरीन में आकर कंबाइन होना है तो उनको सिमेट्री नहीं मिल रही, उनको सेम चीज नहीं मिल रही। एक क्लोरीन को s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है और दूसरे क्लोरीन को क्या मिल रहा है, p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन मिल रहा है ओवरलैपिंग के लिए।
तो अलग अलग इनके साथ ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है। तो यहां कंसेप्ट आता है किसका, हाइब्रिडाइजेशन का। व्हाट इज इट, हाइब्रिडाइजेशन। अब ये वर्ड हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब हम इतना काम करते हैं तो व्हेन वी कम टू दिस स्टेज, जहां पर सेंट्रल एटम के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन्स तो है ओवरलैप करने के लिए, लेकिन अलग अलग ऑर्बिटल्स में है, तो होगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन होगी। बिफोर ओवरलैपिंग विद द एटम्स, अदर एटम्स, इनकी क्या होगी आपस में, हाइब्रिडाइजेशन। सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग। ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं जिनकी इलेक्ट्रॉन्स ने ओवरलैपिंग करनी है दूसरे एटम्स के साथ, और ये अलग अलग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, तो ये जो दो ऑर्बिटल्स हैं एस और पी, यहां पर क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। So hybridization is the intermixing of two atomic orbitals, two or more atomic orbitals, so as to regenerate new. They will combine and they will regenerate new atomic orbitals which will be similar in say shape, size and energy. तो जब भी हमारे पास ऐसी सिचुएशन आएगी, ये जो अलग अलग ऑर्बिटल्स हैं ये कंबाइन होंगे, दे विल रीजनरेट। ये एक बार क्या करेंगे, इंटरमिक्स होंगे, और इंटरमिक्सिंग के बाद ये अगर दो ऑर्बिटल्स हैं तो ये इंटरमिक्सिंग के बाद दो नए ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करेंगे, और उन दोनों ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होगी, शेप होगी, साइज होगा, वो सेम होगा। So hybridization is a process of intermixing of two or more atomic orbitals so as to regenerate new atomic orbitals. They combine, they redistribute their energies, and they give us new orbitals which are same in shape, size and energy. Now let us study about the salient features of hybridization. The first point जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे टू अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें उतने ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स वापस मिलेंगे। तो अगर एक एस ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करता है, तो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन करने गए हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें दो ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दो ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। 2sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स विल बी ऑब्टेन्ड। अगर तीन ऑर्बिटल्स के बीच में हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन के बाद हमें तीन ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे। सो number of hybridized orbitals is equal to the number of orbitals undergoing hybridization. Next is hybridized orbitals are same in shape, size and energy. और hybridization के बाद कोई S नहीं है, कोई P नहीं है, जितने भी atomic orbitals कंबाइन होकर हमें हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स देंगे, तो उन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की शेप, साइज और एनर्जी सिमिलर होगा, सेम होगा। The third point states that hybridized orbitals undergo more effective overlapping. तो नॉर्मल s और p ऑर्बिटल्स के कंपैरेटिवली ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होते हैं, नेमली sp, sp2, sp3, sp3d2, sp3d, तो इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव होती है। एंड द लास्ट पॉइंट इज दैट दे हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज। इसके बारे में अभी हम डिटेल में समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन टू फॉर्म sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो पहली हमारी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है, sp हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें क्या होता है, एक s और एक p ऑर्बिटल जो है इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी, और क्योंकि दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो sp हाइब्रिडाइज्ड हमें दो ही हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स वापस हाइब्रिडाइजेशन के बाद मिलेंगे, विच विल बी ईच कॉल्ड sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और जब हमें ये दो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलेंगे, इनके लोब्स देखो चेंज हो चुके, s और p की कॉम्बिनेशन से हमें क्या मिला, दो हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो मिले, ये क्या है, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। तो ये दोनों ऐसे ही नहीं रहेंगे, ये अपने आप को किसी पर्टिकुलर ज्योमेट्री में, डायरेक्शन में फिट कर लेंगे। तो जैसे कि हमारे पास दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे, ये अपने आप को लीनियर ज्योमेट्री में रखेंगे। सो जैसे ही हमें किसी भी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन पता चलती है, हमें उसकी शेप या ज्योमेट्री जो है वो वहीं पर पता चल जाती है, बिकॉज दे अरेंज देमसेल्व्स इन अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री। ऐसे ही जब हमारे पास एक s और दो p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दे अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, दे विल गिव अ सेट ऑफ 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जिसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन करते हैं, और हमें 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिल जाते हैं। और ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल अपने आप को किस ज्योमेट्री में रखेंगे, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में रखेंगे, विच वी ऑलरेडी स्टडीड इन VACPR थ्योरी। तो ये जितनी भी ज्योमेट्रीज हैं, दे आर सिमिलर टू VACPR थ्योरी।
इसी तरह से हमारी और कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। सो एज द नेम सेज sp3 में क्या होगा, देयर विल बी 1s and 3p orbitals which will be undergoing hybridization. They will give us 4 sp3 hybridized new orbitals because 4 atomic orbitals ही hybridization में participate कर रहे हैं, 1s and 3p. So they will give us 4 new hybridized sp3 orbitals which will undergo which geometry, which will arrange themselves in tetrahedral geometry. और जब एक s 3p और एक d जब इनकी हाइब्रिडाइजेशन होगी तो हमें 5 नए एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स मिलेंगे which will keep themselves in trigonal bipyramidal geometry. और अगर sp3d होती है, sp3d2 यानी कि एक s 3p और 2d ऑर्बिटल्स अगर हाइब्रिडाइजेशन करते हैं तो वो हमें 6 न्यू हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स देंगे और वो 6 ऑर्बिटल्स अपने आप को कैसे रख लेंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में रखेंगे. तो जब हम ऑर्बिटल्स की शेप लेते हैं ना, जनरली हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की शेप हम ऐसे ड्रॉ करते हैं जिसमें एक बड़ा लोब है और एक छोटा लोब है. तो यहां तो हमने ये छोटे लोब्स दिखाए हैं, सी दिस इज 1 एंड दिस इज सेकेंड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल. इसमें भी हमने छोटे लोब्स दिखाए हैं, लेकिन जैसे जैसे स्ट्रक्चर बड़ा होता है तो वो छोटे लोब्स हम दिखाते नहीं है, दे आर देयर बट हम उसको दिखाते नहीं है बिकॉज वो फिर हमारे डायग्राम को बल्कि बना देता है. अदरवाइज दे ऑल आर प्रेजेंट हियर. ये जो छोटे लोब्स होंगे ये टुगेदर जो होगा वो प्रेजेंट होंगे इस डायग्राम. सो दिस वाज द टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, sp, sp2, sp3, sp3d एंड sp3d2. अब इनके हमने क्या पढ़े हैं, सेलिएंट फीचर्स. हमने इनके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हाइब्रिडाइजेशन के. अब एक एक एग्जाम्पल हम देखेंगे कि किस कंपाउंड में या किस मॉलिक्यूल में किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व है और ये कैसे हम स्ट्रक्चर्स या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है हाइब्रिडाइजेशन से प्रेडिक्ट कर सकते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ BeCl2 अगेन. अभी हमने BeCl2 का एग्जांपल कंसिडर किया था. सो Be it is having configuration of 1s2 2s2. We will draw the outermost configuration. We will draw the outermost configuration ऑफ द सेंट्रल एटम. p ऑर्बिटल जो है वो खाली पड़े हैं, s में 2 इलेक्ट्रॉन है और जैसे हमने बोला कि 2 Cl जो है वो Be के साथ जुड़ने के लिए आ रहे हैं तो हमें 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए Be में. तो सबसे पहले हमारा काम है ये देखना क्या हमारे पास उतने इलेक्ट्रॉन हैं सेंट्रल एटम में अनपेयर्ड जितने एटम्स इसके साथ कंबाइन होने के लिए आ रहे हैं. सिंस वी डू नॉट हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एज मच एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स दैट आर कमिंग टू ज्वाइन विद Be, तो हम क्या करेंगे, पहले अनपेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन. तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को नेक्स्ट जो ऑर्बिटल्स है वहां पर प्रमोट करवाया. तो ये इलेक्ट्रॉन जब यहां पर जाएगा p ऑर्बिटल में, ये क्या हो गया, अनपेयर हो गया. हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गए. सो नाउ ये s में है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये p में है. सो सिंस देयर इज 1s एंड 1p, तो यहीं पर इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन. sp हाइब्रिडाइजेशन. तो sp हाइब्रिडाइजेशन अभी हमने पढ़ा, इसकी ज्योमेट्री क्या है, लीनियर. तो Be के ये जो 2 आएंगे sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ये अपने आप को किसमें रखेंगे, लीनियर ज्योमेट्री. These 2 orbitals will be kept in linear geometry. This is Be. अब ये जो इलेक्ट्रॉन है वो s और p में नहीं है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसमें है, एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में और ये दूसरा भी sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पड़ा है. अब जब क्लोरीन आएगा तो उसको सेम ऑर्बिटल्स, these will be same in energy, these will be same in shape, size and energy. So अब जब क्लोरीन अप्रोच करेगा Be को, it will be having 2 similar hybridized orbitals जिनके साथ वो ओवरलैपिंग करके क्या करेगा, it will form a bond, it will form a bond. So this is how chlorine, उसका जो p ऑर्बिटल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन था अनपेयर्ड, तो वो p ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन will combine or overlap with the hybridized orbitals of Be to form covalent bond and we will have linear structure of BeCl2 with an angle of 180 degree. Now let us take the example of BF3. In case of BF3, the central atom is boron having the configuration of 1s2, 2s2, 2p1. We will draw the outermost configuration. 2s is having 2 electrons and 2p में एक ही इलेक्ट्रॉन है. अब क्योंकि 3 फ्लोरीन में बोरॉन के साथ लगना है, हमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बोरॉन के पास चाहिए, बट वी हैव ओनली 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा टू सेंड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस s ऑर्बिटल टू p ऑर्बिटल. तो एक इलेक्ट्रॉन को हमने कहां भेज दिया,
यहाँ p ऑर्बिटल में भेज दिया। अब हमारे पास कितने हैं? 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो 3 फ्लोरीन लगने के लिए आएंगे। 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, बट एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर s ऑर्बिटल में है, 2 p में है, तो यहाँ पर दे विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। दे विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एंड जैसे ही इन तीनों ने हाइब्रिडाइजेशन करी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, they will give us 3 hybridized atomic orbitals which will be same in shape, size and energy, और वो अपने आप को ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में रख लेंगे। तो बोरॉन के जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं उनकी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। और ये ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ओरिएंट हो गए। तो अब जब फ्लोरीन आएगा, फ्लोरीन का जो कॉन्फ़िगरेशन है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ फ्लोरीन इज 1s2 2s2 2p5। तो फ्लोरीन के केस में भी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है वो p ऑर्बिटल में है, देयरफॉर अब फ्लोरीन का ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इट विल combine the p orbital of fluorine, it will overlap with the hybridized orbital of boron to undergo overlapping or bond formation, and hence BF3 will be formed, and hence BF3 will have this trigonal planar structure with 120 degree bond angle, with 120 degree bond angle. Let us take another example, that is PCl5. In case of PCl5, central atom is phosphorus having the configuration of 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. So now phosphorus की outermost configuration को देखेंगे तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3p में देर आर 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब फोस्फोरस के साथ 5 क्लोरीन एटम्स क्योंकि जुड़ने के लिए आ रहे हैं, वी नीड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और जो 3d ऑर्बिटल है इन केस ऑफ फोस्फोरस वो खाली पड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे? वी हैव टू सेंड दिस 1 इलेक्ट्रॉन टू d ऑर्बिटल। खाली ऑर्बिटल में हम इस एक इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, एंड हेंस हमारे पास क्या आ जाएंगे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वी विल हैव 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। वी नीड 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि 5 क्लोरीन p के साथ लगने के लिए आ रहे हैं। अब 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो हो गए, बट 1 इलेक्ट्रॉन इज इन s ऑर्बिटल, 3 इन p एंड 1 इन d। तो अगर हम देखें तो ये कौन सी हाइब्रिडाइजेशन करेंगे? अब sp3d। दिस इज अनदर टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जो अभी हमने पढ़ी थी, sp3d। और sp3d की हमने कौन सी ज्योमेट्री करी है? ट्राइगोनल बायपिरामिडल। ट्राइगोनल बायपिरामिडल जिसमें ट्राइगोनल प्लेनर में आपके 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, एंड वन इज above the plane, another is below the plane, और ये जो है these are the axial positions, these are the equatorial positions, वही जो हमने BS-EPR थ्योरी में पढ़ी थी। So this geometry is of PCl5. This phosphorus has attained the geometry of trigonal bipyramidal, and now 5 इलेक्ट्रॉन्स यहां पड़े हैं sp3d हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में। अब जब क्लोरीन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो दे विल अंडरगो ओवरलैपिंग like this. So we will have PCl5 in trigonal bipyramidal geometry. This is the structure of PCl5 in which ये जो angles होंगे these will be 120 degree each, and ये जो axial positions पर हैं they will form the angle of 90 degree with the equatorial position bonds. So this is the structure of PCl5 and this is how we predict the hybridization. और जैसे ही hybridization मिलती है हमें shape of molecule मिल जाता है. So that is all for today. Thank you.